आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स से संबंधित नोट्स। ये कंप्लीट सिलेबस की नोट्स होगी। इसमें सभी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर किया गया है। यह बहुत डिटेल्स्ड नोट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट में और ज़रूरी नोट्स हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। इसमें हम इन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। पहला है बाल विकास और शैक्षणिक मनोविज्ञान, सेकंड है भाषा शिक्षण हिंदी, भाषा शिक्षण अंग्रेजी, गणित शिक्षण और पांचवा है पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहले देखते हैं बाल विकास और शैक्षणिक मनोविज्ञान। बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? बच्चे के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन जो उसे अपने वातावरण से तालमेल बनाने में सक्षम बनाते हैं विकास कहलाते हैं। हरलॉक ने कहा है विकास लगातार होने वाली वृद्धि व परिवर्तन की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार, कौशल, क्षमता और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बच्चा जन्म से लेकर बड़ा होने तक जैसे जैसे बोलता है, सोचता है, लिखता है, चलना दौड़ना सीखता है, दोस्त बनाता है, ये सब क्या है? विकास है। वृद्धि और विकास में अंतर हम यहाँ पे देखते हैं। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, संख्याओं में मापा जा सकता है, एक सीमा तक बढ़ता है, रुक भी जाता है। अर्थात शारीरिक लंबाई बढ़ती है और एक समय के बाद रुक जाती है। इसे हम जैसे वज़न है किलोग्राम में माप सकते हैं, लंबाई है जिसे हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो ये फुल पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। इसे नापना मुश्किल होता है और ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। आदमी जन्म से लेकर मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है जो कि उसके डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर देखें आप, वृद्धि पहले देखते हैं तो केवल शारीरिक मापने योग्य किलोग्राम सेंटीमीटर में, परिपक्व होने पर ये रुक जाती है। वहीं डेवलपमेंट जिसे हम विकास कहते हैं, ये समग्र होता है, पूर्ण व्यक्तित्व का होता है, मापना मुश्किल होता है और ये आजीवन प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अब हम वृद्धि को सीधा सीधा देखें तो ये होता है शरीर का बढ़ना, और डेवलपमेंट यानी विकास होता है दिमाग, भावना, समाज, भाषा का बढ़ना होता है। उदाहरण देखते हैं। बच्चा 2 साल में 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम हो गया, ये क्या है? ग्रोथ है, अर्थात वृद्धि है। बच्चा पहले दूसरों पर चिल्लाता था, अब सुनना सीख गया, ये डेवलपमेंट है, विकास है। पहले मम्मी पानी बोलता था, अब पूरा वाक्य बोलता है, ये भाषा विकास के अंतर्गत आएगा। गेंद पकड़ना आसान हुआ, मोटोर डेवलपमेंट है, अर्थात जैसे कि वो अपने शारीरिक गतिविधियाँ जैसे हाथ को चलाना अच्छे से सीख गया है। झगड़ा करने की जगह शेयर करना सीख गया, सामाजिक विकास है। विकास के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, सिर से पैर की ओर विकास, इसे सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे दिया है अर्नोल्ड गेसल ने। अब देखिए गेसल ने क्या कहा था, ये जैसा कि इस सिद्धांत का नाम है सिर से पैर की ओर, विकास हमेशा सिर यानी ऊपर से शुरू होकर नीचे पैर की ओर होता है, ये अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड है। और इस सिद्धांत के हिसाब से सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास ऊपर सिर से शुरू होकर नीचे पैर की ओर होता है। उदाहरण देखें, बच्चा पहले सिर सीधा रखना सीखता है, फिर बैठता है। पहले बच्चा सिर को नियंत्रित करता है, फिर बैठना, फिर खड़ा होना और अंत में चलना सीखता है। गर्दन का नियंत्रण पैरों से पहले आता है। बच्चा हाथों से चीज़ पकड़ता है पर पैरों पर नियंत्रण देर से आता है। बच्चा ऊपर की मांसपेशियों को जल्द नियंत्रित करता है। लिखना हाथ से संभव है पर पैर से नहीं, मैच्योरिटी सीक्वेंस है ये। अंदर से बाहर की ओर का विकास किसने दिया? तो इसे गेसल ने दिया है। यह सिद्धांत कहता है कि विकास जो होता है वो सेंटर से होता है, सेंटर पॉइंट से होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी अंगों, हाथ, पैर, उंगलियों की ओर जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी है, पानी में आप कुछ मारिए, ईंट मारिए तो क्या है? बाहर को उसमें तरंगे बनती हैं। तो उसी हिसाब से इसको समझ लीजिए कि केंद्र बिंदु से होकर ये बाहर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा धड़ बॉडी को नियंत्रित करता है, फिर हाथ और अंत में उंगलियों की गतिविधियाँ सीखता है।
उदाहरण देख सकते हैं, बच्चा पहले हाथ घुमाकर खेलता है, बाद में उंगलियों से बटन लगाना सीखता है। पेज पलटने से पहले लाइन के अंदर लिखना सीखता है। पहले पूरे हाथ से खाना खाता है, फिर चम्मच पकड़ता है। पहले बड़े ब्लॉक्स उठाता है, फिर छोटे लेगो जोड़ता है। पहले बड़े गोले बनाता है, फिर बारीक ड्राइंग करना सीख जाता है। विकास धीमा, तेज लेकिन निरंतर होता है। जीन पियाजे एवं अधिकांश आधुनिक मनोवैज्ञानिक का मानना यही है। बच्चा एक दिन में नहीं बोलना सीखता, गणित धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। आज 2 शब्द, कल 5 शब्द, गिनती बढ़ती जाती है। ऐसे ही विकास क्रमबद्ध, सीक्वेंस डेवलपमेंट, अर्नोल्ड गैसल। विकास एक निश्चित क्रम सीक्वेंस में चलता है। बच्चे कुछ चीज़ें तय क्रम में सीखते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत कह रहा है, इसमें जो क्रम होते हैं, किसी भी क्रम को छोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात बच्चा पहले क्या है, रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, पेट के बल लेट के, उसके बाद बैठना सीखता है, उसके बाद फिर चलना सीखता है। ऐसा नहीं कि किसी क्रम को हम स्किप कर सकते हैं। बैठना, उदाहरण देख सकते हैं, बैठना, रेंगना, चलना, दौड़ना, अक्षर पहचान, शब्द, वाक्य। काउंटिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्रबलिंग अर्थात घसीट राइटिंग, कंट्रोल ड्राइविंग, नियंत्रण आरेखण, अकेले खेलना, समानांतर खेल, समूह में खेलना। ये एक क्रम है। विकास अलग अलग गति से होता है। ये मानना था फ्रांसिस गाल्टन का, विलियम स्टर्न का, जीन पियाजे, ये सभी मानते थे। हर बच्चा अलग अलग गति से विकसित होता है। सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता है। देखिए, इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि क्रम निश्चित होता है लेकिन गति नहीं। हर बच्चा अपनी अनूठी गति से विकसित होता है। कोई बच्चा है बहुत 4 साल में कह लीजिए चलना सीखता है, कोई बच्चे को 6 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रम निश्चित है लेकिन गति निश्चित नहीं है। अर्थात जो चलने का क्रम है वो वही रहेगा सभी के डेवलपमेंट का, लेकिन कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। उदाहरण देखिए, एक बच्चा 10 महीने में चलने लगता है, दूसरा वहीं 14 महीने में। कोई भाषा जल्दी पकड़ता है, कोई गणित जल्दी सीखता है। कोई शांत है तो कोई शरारती है। कोई रिमेम्बरिंग स्ट्रांग है तो किसी की क्रिएटिविटी स्ट्रांग है। कोई ड्राइंग में माहिर है तो कोई स्पोर्ट्स में माहिर है। कोई संगीत में रुचि रखता है, लाइक दैट। विकास के क्षेत्र की बात करें तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मुख्य मनोवैज्ञानिक में गैसल हैं। मैच्योरेशन थ्योरी इन्होंने दिया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, हाइट, वेट बढ़ना, दांत आना, पकड़ने में इम्प्रूवमेंट, दौड़ना, कूदना, हाथ आँख का तालमेल। मानसिक संज्ञानात्मक विकास जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मुख्य वैज्ञानिक है जीन पियाजे। इनका उदाहरण देखते हैं, समस्या हल करना, पहेली का समाधान, जोड़ घटाना, तर्क करना, कारण परिणाम, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं चॉम्स्की। इन्होंने दिया है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। स्किनर ने बिहेवियरिज्म दिया है। वेगोस्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। उदाहरण देखते हैं, मम्मा पानी दो। पहले बच्चा मम्मा बोलता है, फिर पानी दो, उसके बाद फिर बोलता है मुझे पानी पीना है। कहानी सुनकर दोहराना, दोस्त के साथ बातचीत, राइम याद होना, अक्षर पहचानना। अगला है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। मुख्य मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। इसमें उदाहरण हम देखते हैं सामाजिक विकास के, दोस्त बनाना, साझा करना, समूह में खेलना, सोशल रूल्स फॉलो करना, दूसरों के प्रति सम्मान। 5वां है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं जॉन बाउली, अटैचमेंट थ्योरी इन्होंने दिया है, आसक्ति का सिद्धांत दिया है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बच्चों के भावनात्मक विकास पर काम किया। बच्चा अपने माता पिता, खासकर माँ से भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप, डरना या खुश रहना, दुख में रोना, सहानुभूति, निराशा में संभालना, गुस्सा नियंत्रित करना, ये सब क्या है वो अपने माँ से सीखता है। प्रसिद्ध प्रमुख सिद्धांतकार पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चरण हैं इसके 4, जैसा कि आपने देखा होगा मनोविज्ञान की वीडियो में। चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है, जिसे हमने बताया था संपू मुँह आ से।
0, 2, 7, 11, 15। शम से हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। पू से हो जाएगा पूर्व संवेदी प्रेरक अवस्था 2 से 7 हो जाएगा। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष हो जाएगा। चलिए इनको आगे देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक जिसे हम ठोस संचालन अवस्था भी कहते हैं 7 से 11 वर्ष है। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 11 से 15 वर्ष। उदाहरण देखते हैं। 2 साल का बच्चा दादी की फ़ोटो को सच्ची दादी समझता है। 5 साल का बच्चा गिलास बदलने पर पानी ज़्यादा समझता है। 8 साल का बच्चा तर्क करने लगता है। 11 साल का बच्चा काल्पनिक सोचता है। कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन संरक्षण, सीरिएशन क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण समझ में आना। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की ने इस सिद्धांत में निम्नलिखित 2 बिंदुओं को उल्लेख किया है। पहला है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण या मचान होता है। ZPD क्या होता है? संभावित विकास क्षेत्र या निकटवर्ती विकास क्षेत्र। बिना किसी सहायता के बालक द्वारा प्राप्त लक्ष्य तथा सहायता द्वारा प्राप्त लक्ष्य के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम ZPD कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मचान क्या होता है? बालक के अधिगम में दिया जाने वाला अस्थायी सहयोग ढांचा निर्माण या मचान कहलाता है। जैसे आप इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। पापा क्या है? पापा बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं, पीछे से पकड़ रखे हैं और बच्चा साइकिल चला रहा है। अचानक पापा ने क्या किया? साइकिल को छोड़ दिया और बच्चा चलाता ही चला गया। तो ये एक अस्थायी सहयोग था। टीचर की आंशिक मदद से रीडिंग सिखाते हैं। दोस्त मिलकर काम करें तो बेहतर सीखते हैं। बच्चा इमिटेशन यानी नकल से सीखता है। भाषा सीखना समाज से होता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष है। परंपरागत नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष है। उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था 13 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। उदाहरण देखिए। बच्चा डांट के डर से सच बोलता है। सब मुझे अच्छा मानेंगे सोचकर काम करता है। नैतिकता से नियम समझता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक संप्रत्यय या संकल्पना का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में बंदूरा ने अंतःक्रियाएं की थी, इनाम, दंड और उदासीन की। बंदूरा के अनुसार बच्चों का अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। समाज से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करती हैं, जैसे मॉडलिंग और इमिटेशन। अब देखिए यहाँ पर बच्चा क्या है? बच्चा पापा जैसा बाल बनाता है वैसा सीखता है। बच्चा टीवी सीरियल्स देखता है तो उसी हिसाब से रिएक्शन करता है, मारपीट का जो भी है। अब शांत माहौल देखता है तो वो शांत होने की कोशिश करता है। मम्मी को कुछ करते हुए देखता है बच्चा तो वो करने की कोशिश करता है, नकल करता है, इमिटेशन करता है। टीवी में लड़ाई देखकर बच्चा नकल करता है। टीचर पीसफुल हो तो बच्चे भी शांत होते हैं। मम्मी का कॉपी करना यानी काम जो भी करती है मम्मी वो काम करता है बच्चा। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला होता है परिवार, दूसरा स्कूल, पोषण, शिक्षक, सामाजिक वातावरण। ये सारी चीज़ें सीखने को प्रभावित करती हैं। घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा सीखना होता है। मोबाइल अधिक, ध्यान कम होता है। टीचर एंग्री तो लर्निंग स्लो हो जाएगी। दोस्त अच्छे हैं तो बिहेवियर गुड होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो मेमोरी स्ट्रांग होगी। शिक्षक की भूमिका की बात करें इसमें तो व्यक्तिगत अंतर को समझना, गतिविधिपूर्ण शिक्षण, सरल भाषा में सिखाना, मूल्यांकन, प्रोत्साहन देना। उदाहरण देखिए। कमज़ोर बच्चे को एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी से पढ़ाना चाहिए। TLM का उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं अध्याय 2 पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। पाठ्यक्रम क्या है? पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो परिभाषा है कर्टस के अनुसार, पाठ्यक्रम वह सब कुछ है जो बच्चे स्कूल में सीखता है, चाहे वह पुस्तक आधारित हो या अनुभव आधारित। सरल भाषा में देखें तो पाठ्यक्रम होता क्या है? किताब प्लस गतिविधियाँ प्लस अनुभव प्लस खेल प्लस व्यवहार जो बच्चे को सीखना चाहिए, ये है पाठ्यक्रम। उदाहरण देखिए। गणित की किताब प्लस गणित लैब की गतिविधियाँ बराबर होता है पाठ्यक्रम। स्कूल में पौधा लगाना ये EVS पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कहानी सुनना
कहानी सुनाना और रोल प्ले करना ये भाषा पाठ्यक्रम का है हिस्सा। पीटी स्पोर्ट्स योगा पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ड्राइंग संगीत नाटक सह शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पाठ्यक्रम के घटक क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है डॉक्टर राल्फ टायलर के अनुसार। लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, सामग्री कंटेंट होना चाहिए। आगे है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। मूल्यांकन इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम के प्रकार की अब हम बात करते हैं तो अनौपचारिक पाठ्यक्रम होता है, पुस्तक सिलेबस स्कूल आधारित शिक्षा। देखिए औपचारिक जो पाठ्यक्रम होगा वो पुस्तक पे आधारित होगा, सिलेबस उसका होगा वो स्कूल पर आधारित होगा। उदाहरण में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, बोर्ड सिलेबस होता है, इसमें परीक्षा ली जाती है। अनौपचारिक पाठ्यक्रम की बात करें, इनफॉर्मल करिकुलम की बात करें तो बच्चा जो घर या समाज से सीखता है वो अनौपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। जैसे शिष्टाचार, बातचीत करने का तरीका, परिवार से बोलने का तरीका, त्यौहार की जानकारी। अब हम बात करते हैं आदर्श पाठ्यक्रम या छिपा हुआ पाठ्यक्रम की। बिना बोले सीखें बच्चे का सीखना। टीचर बच्चे को मुस्कुरा कर देखता है, बच्चा सीखता है कि क्लास का माहौल सकारात्मक है। लड़कियों का सम्मान, साफ सफाई की आदत, यह सिद्धांत फिलिप जैक्सन ने दिया है। सह शैक्षिक पाठ्यक्रम की बात करें तो हम कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ इसमें आ जाएंगी, जैसे है खेल दिवस की बात कर लें, विज्ञान प्रदर्शनी की बात कर लें, नाटक मंचन की बात कर लें, तो ये सब आपके सह शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा माने जाते हैं। खेल दिवस, विज्ञान प्रदर्शनी और नाटक। अब शिक्षा शास्त्र की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं पेडागॉजी। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, पेडागॉजी इसी पे डिपेंड है पूरा। शिक्षा शास्त्र की परिभाषा जॉन डेवी के अनुसार है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चे को अनुभव कराकर सीखने में सक्षम बनाता है। पेडागॉजी बच्चे को कैसे किस तरीके से सिखाया जाए, ये है पेडागॉजी। शिक्षण के सिद्धांत की अब हम बात करते हैं तो दुनिया के कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये दिया गया है। सरल से कठिन की ओर पहले हम देखते हैं, इसे पेस्टोलॉजी ने दिया है। पहले आसान चीज़ें फिर कठिन विषय सिखाए जाते हैं, इसी को कहते हैं सरल से कठिन की ओर। जैसे पहले जोड़ फिर घटाना फिर गुणा सिखाया जाना चाहिए, पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य। अब दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। देखिए इसमें आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें और भी मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है, तो नाम आपको मिल सकते हैं। जो बच्चा पहले जानता है उसी से जोड़कर नई चीज़ सिखाई जाती है, इसी को हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण देखिए, बच्चे पेड़ जानते हैं फिर पौधों के प्रकार सिखाया जाना चाहिए। घर जानते हैं, घर के बाद मोहल्ला बताया जाना चाहिए, फिर गांव, फिर जिला, फिर उसके बाद प्रदेश, फिर पूरा देश, फिर उसके बाद वर्ड की बात हम कर सकते हैं। अगला है ठोस से अमूर्त की ओर, ये बर्नर, हर्बर्ट स्पेंसर और पेस्टोलॉजी ने दिया है। पहले वास्तविक वस्तु अर्थात देखने छूने वाली चीज़ें, फिर विचार या कल्पना की बात की जाती है इसमें। उदाहरण देखिए, असली सेब दिखाना, फिर सेब की तस्वीर दिखाना, फिर सेब यानी अक्षर दिखाना कि सेब लिखा कैसे जाता है। अगला है क्रियात्मक अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग, जिसे हम कहते हैं जॉन डेवी ने दिया है। बच्चा खुद करके सीखता है। उदाहरण देखिए, पौधा लगाना, विज्ञान प्रयोग, गणित के ब्लॉक्स से सीखना। अगला है रुचि का सिद्धांत, सीखना तभी प्रभावी होगा जब बच्चे की रुचि होगी। देखिए जब तक बच्चा खुद से रुचि नहीं लेगा उसको सिखाना बहुत ही कठिन है। उदाहरण देखिए, कार्टून देखना, जल्दी समझता है बच्चा, खेल में नंबर याद रखना। अगला हम बात करते हैं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट की। मूल्यांकन क्या है? ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने के सभी पहलुओं को मापा जाता है। सरल शब्द में हम देखें तो मूल्यांकन क्या है? यह देखना कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा है। मूल्यांकन के प्रकार है प्रारूपिक मूल्यांकन, सीखते समय मूल्यांकन, फीडबैक देने के लिए, सुधार के लिए, गैर अंकीय। उदाहरण देखते हैं, कॉपी जांचते समय टीचर सुझाव देता है, मौखिक सवाल पूछता है, क्लास में टेस्ट लेता है। अगला है संपूर्ण मूल्यांकन, अध्याय, टर्म, ईयर के अंत में होता है, अंक आधारित होता है, रिजल्ट आधारित होता है। उदाहरण देखिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं और यूनिट टेस्ट विद मार्क्स होते हैं।
अगला है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। NCF 2005 का मुख्य सिद्धांत, पूरे साल लगातार मूल्यांकन, शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। उदाहरण देखिए, खेल में भागीदारी, सामूहिक कार्य। प्रोजेक्ट NCF 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होता है, मुख्य बिंदु इसके हैं। बच्चों को केंद्र में रखना, चाइल्ड सेंटर्ड है। देखिए, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है, चाहे आप यूपी टेट की परीक्षा दें, CTET की परीक्षा दें या फिर सुपर टेट आए। इसमें जो हमारा NCF है, वर्तमान की जो NEP 2020 बनी है, ये सभी जो पाठ्यक्रम हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, ना कि टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, जो टीचर पे आधारित होता है उसमें टीचर बोलता है और बच्चे निष्क्रिय होकर बैठते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे को केंद्र में रखकर ही पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की भागीदारी होनी चाहिए। गतिविधि आधारित अधिगम यानी होना चाहिए सीखना, स्थानीय ज्ञान शामिल होना चाहिए, परीक्षा में डर कम करना, CCE लागू करना। शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो गाइड, सहयोगी, बच्चे को अनुभव कराना, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराना, फियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। अगला है चैप्टर 2 है पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं कैरिकुलम क्या है, बच्चे को क्या सीखना चाहिए, इसका पूरा लिखित प्लान ही क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की परिभाषा देखते हैं, टैनर ने क्या कहा है। पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का समूह है जो स्कूल बच्चे को योजना बनाकर देता है। क्रो ने क्या कहा है, पाठ्यक्रम वह सब कुछ है जो छात्र स्कूल में करता है, क्लास के अंदर और बाहर। NCERT विद्यालय में सीखने हेतु संगठित अनुभवों का समूह पाठ्यक्रम है, ये NCERT के अकॉर्डिंग है। पाठ्यक्रम के घटक क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, विषय वस्तु। देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना है। पाठ्यक्रम के घटक क्या क्या हैं, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, स्कूल वातावरण, शिक्षक की भूमिका। उदाहरण देखिए, आपकी स्कूल डायरी में जो एयर प्लान होता है वही कैरिकुलम है। EVS में पेड़ पौधे पढ़ाना कैरिकुलम में लिखा होता है। हर कक्षा में अलग अलग किताबें कैरिकुलम के आधार पर होती हैं। खेल कूद का समय भी कैरिकुलम का हिस्सा है। प्रार्थना सभा, स्वच्छता अभियान, नाटक सब कैरिकुलम का भाग है। पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करते हैं तो औपचारिक पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है, जो सिलेबस, बुक्स, टाइम टेबल में लिखा हो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक पाठ्यक्रम। यूँ कह लीजिए कि स्कूल से रिलेटेड होता है। उदाहरण देख लीजिए, मैथ की NCERT की किताब, EVS के चैप्टर्स, हिंदी ग्रामर सिलेबस। अनौपचारिक पाठ्यक्रम क्या होता है, ये होता है जो बच्चे खेल कर देख कर सीखते हैं, वो अनौपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। जैसे दोस्ती करना, बड़ों से व्यवहार सीखना, स्कूल में अनुशासन देखना। छिपा पाठ्यक्रम क्या होता है, हिडन करिकुलम, बच्चे जो बिना सिखाए सीख लेते हैं वो आपका क्या होता है, छिपा पाठ्यक्रम होता है। जैसे टीचर का गुस्सा, बच्चा डर से सीखता है। टीचर का नम्रता, बच्चा विनम्र बनता है। स्कूल का वातावरण बच्चे की आदतें बनाता है। अब हम देखते हैं अनुभवात्मक पाठ्यक्रम क्या होता है, करके सीखना, जैसे पौधा लगाना, विज्ञान प्रयोग, छोटी दुकान का रोल प्ले। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार होता है, समाजशास्त्रीय आधार, दार्शनिक आधार, राष्ट्रीय लक्ष्य। उदाहरण देखिए, बच्चों की उम्र के अनुसार किताब बनाना मनोवैज्ञानिक आधार है। स्वच्छता पढ़ाना सामाजिक आवश्यकता है। समानता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय आदर्श है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आधुनिक शिक्षा शास्त्र है। अब शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, पेडागोजी। तो पेडागोजी कैसे पढ़ाना है, पेडागोजी का मतलब होता है कैसे पढ़ाना है। शिक्षण की परिभाषा है नेड एंड फिंके द्वारा। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के सीखने को सहायता देता है। गेट्स के अनुसार है टीचिंग इज इक्वल टू कॉज लर्निंग। शिक्षण के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी क्या होता है, शिक्षक की भूमिका, छात्र का सक्रिय सहभाग, गतिविधि आधारित सीखना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, संवेदनशीलता और भिन्नता का सम्मान। प्रमुख शिक्षण सिद्धांत,
पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा सोचने की क्षमता चरणों में सीखता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चे समाज से सीखते हैं। इन्होंने MKO दिया है और ZPD दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग की बात कही है, बच्चे खुद खोज कर सीखते हैं, स्पायरल करिकुलम है। बंडूरा ने कहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की है, बच्चा देखकर सीखता है। मॉडलिंग, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, सहकारी शिक्षण, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि। उदाहरण देखिए, ज्योमेट्री सिखाते समय शिक्षक बच्चों को तिकोना बनवाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड है। EVS में पौधे पढ़ाते समय स्कूल के बगीचे में ले जाना, ये रियल लाइफ कनेक्शन है। हिंदी में कहानी पढ़ाते समय रोल प्ले करवाना, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का हिस्सा है। मैथ में दुकान खोलकर एडिशन सिखाना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगला है सोशल साइंस में मैप एक्टिविटी डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है। बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देना, यह है कंस्ट्रक्टिविज्म है। मूल्यांकन असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट, बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा, किस जगह सुधार चाहिए। मूल्यांकन परिभाषाएं क्रोनबैक के अनुसार, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो सीखने की गुणवत्ता और मात्रा का पता लगाती है। टायलर ने क्या कहा है, असेसमेंट उद्देश्य के आधार पर सीखने की जांच। मूल्यांकन के प्रकार हैं प्रारूपिक मूल्यांकन, सीखते समय लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए होता है, जैसे कक्षा में ओरल क्वेश्चंस यानी मौखिक प्रश्न पूछना। वीकली टेस्ट होना चाहिए, कॉपी चेकिंग में रिमार्क्स होने चाहिए, बच्चों को इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए। संपूर्ण मूल्यांकन की बात करें तो टर्म एंड होता है, फाइनल एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम होते हैं। वर्णनात्मक मूल्यांकन की बात करें, बच्चे के व्यवहार, रुचि, भाषा आदि का क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, जैसे यह बच्चा ध्यान से सुनता है, ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। अगला है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, निरंतर प्लस सर्वांगीण मूल्यांकन की बात करता है। CBSE या NCERT द्वारा प्रस्तावित होता है। उदाहरण है खेल, कला, नाटक सबका रिकॉर्ड, बच्चा टीम वर्क में कैसा है, क्रिएटिविटी, बिहेवियर की भी रिपोर्ट बनाई जाती है। शिक्षक की भूमिका गाइड यानी फैसिलिटेटर होता है, एक्टिविटी डिज़ाइनर होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना, बच्चों को मोटिवेट करना, स्ट्रेस फ्री क्लासरूम बनाना, ये सब शिक्षक की भूमिका होती है। उदाहरण है कमज़ोर बच्चे को अलग से समझाना, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टास्क्स देना, बच्चों को दंड की जगह काउंसलिंग देना। अब यहाँ से है भाषा शिक्षण। पहले हम देखेंगे भाषा शिक्षण हिंदी, एक क्षेत्रीय भाषा। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा।